नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है, यहाँ पर हमने छोड़ा था और इसमें हमने थोड़ी सी चर्चा की थी कि मनुष्य के जो पाचन की क्रिया है या पोषण की क्रिया है वो मुख्य रूप से 5 स्टेप में पूर्ण होती है। सबसे पहले होता है भोजन का अंतःग्रहण, उसके बाद में उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और अंत में होता है बहिक्षेपण। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारी आहार नाल मूल रूप से मुख से प्रारंभ होकर गुद्दा तक विस्तारित होती है। ये अभी आगे आने वाले डायग्राम में हम जरूर देखेंगे कि किस प्रकार ये वर्क करता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से भोजन में पाचन की क्रिया के लिए कौन जिम्मेदार है? आहार नाल जिम्मेदार है, जो कि तकरीबन 30 फुट तक लंबी होती है। अब इसमें 30 फुट ये कंप्लीट डिस्टेंस है और ये है मुख से लेकर, यानी मुख से लेकर गुद्दा तक, यानी कि एनस तक, यहाँ तक कंप्लीट जो है ये 30 फुट की आहार नाल पाई जाती है। फिर बात करते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग मुख्य रूप से कार्य करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि मुख का मुख्य कार्य होता है भोजन को ग्रहण करना और दांतों के द्वारा उसको चबाने की क्रिया प्रारंभ करना। यानी भोजन को ग्रहण करने का कार्य कहाँ होता है? सबसे पहले मुख में होता है। उसके बाद में आता है मुख में उपस्थित दांत। और यहाँ हम जानते हैं मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। उन 4 प्रकार के दांतों में मुख्य रूप से देखा जाए तो सबसे पहले हम कहेंगे कृतंक, उसके बाद कहेंगे हम रदनक, और उसके बाद अग्रच्वर्णक और लास्ट में आता है च्वर्णक। ठीक है, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 42-46/42-46। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो 4/4, यानी इसका मतलब हुआ ऊपर के जबड़े में 4 दांत कृतंक और नीचे के जबड़े में 4 दांत कृतंक, यानी टोटल हो गए 8 दांत। उसके बाद में यहाँ देखिए 2/2 लिखा हुआ, इसका मतलब है ये रदनक है। ऊपर के जबड़े में 2, नीचे के जबड़े में 2, यानी ये टोटल 4 है। उसके बाद में आते हैं अग्रच्वर्णक, जो ये होते हैं टोटल 8, और उसके बाद में होते हैं च्वर्णक, जो कि टोटल होते हैं 12। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये टोटल हमारे मुख के अंदर 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, और इन दांतों के द्वारा इनका सबका भी अलग अलग कार्य। कृतंक का कार्य होता है भोजन को काटना, रदनक का कार्य होता है भोजन को चीरना फाड़ना, और अग्रच्वर्णक और च्वर्णक इनका काम होता है भोजन को चबाना। तो मुख्य रूप से यहाँ अपन देख पा रहे हैं कि दांतों का मुख्य कार्य जो है वो होता है भोजन को चबाना। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है दांत, और इसका मुख्य कार्य भोजन को चबाना। उसके बाद में आती है जिह्वा। ये एक मांसल अंग है, अर्थात मांसपेशियों से बना अंग है। और जिह्वा का देखा जाए मुख्य रूप से तो भोजन को नियमित रूप से मुख में गति कराते हुए चबाने में ये मुख्य भूमिका निभाती है। इसके अलावा दांतों की सफाई क्रिया में भी कार्य करती है, और इसका सबसे बड़ा काम होता है भोजन को लार के साथ मिलाना। पूरी तरीके से लार के साथ मिलाने का कार्य जो है वो कहाँ होता है? जिह्वा में होता है। उसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि आती है जो हमारी मुख में पाई जाती है, उसे कहा जाता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से एक रस निकलता है जिसका नाम है लार रस। ठीक है, लार रस होता है जिसे लार भी कहा जाता है। और यहाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ये जो लार है इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है एमिलेज एंजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है आपको। लार के अंदर पाया जाने वाला एंजाइम होता है एमिलेज एंजाइम, और इस एमिलेज का काम होता है भोजन के अंदर जो स्टार्च होता है, भोजन के अंदर स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में बदलना। माल्टोज एक प्रकार की शर्करा होती है, ठीक है, मिठास होती है। तो स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम कहाँ होता है? मुख में होता है। किसके द्वारा होता है? एमिलेज द्वारा होता है। ये एमिलेज कहाँ पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। भोजन जाता है गृहशिका में। अभी डायग्राम द्वारा समझ लेंगे ये अंग कौन से हैं। गृहशिका में क्या होगा? मुख से आमाशय तक भोजन और गृहशिका की क्रमाकुंचन गति। देखिए ये इसमें वर्ड जो है क्रमाकुंचन गति, इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको। क्रमाकुंचन गति क्या होती है, इसके द्वारा ले जाया जाता है, यानी मुख से भोजन आगे जाएगा। ठीक है, अब गृहशिका की मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है, और इसी की वजह से क्रमाकुंचन गति भोजन करता है। कैसे करता है इसको समझते हैं। देखिए ये मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जीवा है, उसके बाद में भोजन जो है मुख से गति प्रारंभ करता है।
यहाँ मुख से भोजन जब गति प्रारंभ करेगा तो यहाँ से जो ये मैंने संरचना बनाई है ये आ गई है ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी के बाद में यहाँ से शुरू होती है ग्रास नली। ठीक है, देखिए इसको मैं अलग कलर से बता देता हूँ। यहाँ से लेके ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो संरचना पाई जाती है इसी का नाम है ग्रसिका। और इसमें भोजन गति करता है क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति का मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमारी ग्रास नली है तो ये देखिए यहाँ कोई भोजन का टुकड़ा है। ठीक है, यहाँ कोई भोजन का टुकड़ा है तो यहाँ पर इस ग्रसिका के दोनों ओर दाब लगेगा, जिससे ये ग्रसनी जो है ग्रसिका यहाँ से पिचकेगी, है ना, सिकुड़ेगी। यहाँ से सिकुड़ने के कारण ये भोजन जो है फिसल कर आगे खिसक जाएगा। फिर यहाँ से ये ग्रसनी क्या करेगी, सिकुड़ेगी, फिर ये भोजन जो है आगे खिसक जाएगा। इस गति को कहा जाता है क्रमाकुंचन गति। ठीक है, तो क्रमाकुंचन गति करता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है आमाशय में। इसको थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ से भोजन जो है हमारे आमाशय में आ जाता है और आप यहाँ पर ये जो संरचना देख पा रहे हो ये हमारा आमाशय है। ठीक है, ये संरचना आमाशय है। यहाँ पर भोजन कुछ समय के लिए ठहरता है और भोजन के कुछ समय के ठहरने के बाद इसमें बहुत सारे एंजाइमों का मिश्रण होता है, जिसमें मुख्य रूप से आमाशय के अंदर पाए जाने वाला HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अलावा एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है पेप्सिन एंजाइम। और बचपन में जब नवजात शिशु में देखा जाए तो एक और एंजाइम पाया जाता है रेनिन। रेनिन का काम होता था जब शिशु माँ का दूध या स्तनपान करता था तो उस दूध को फाड़ना, यानी उस दूध को जमाना, जिससे उपस्थित विभिन्न पदार्थों को पृथक करना। तो ये रेनिन काम करता था दूध को पचाने का। ठीक है, यानी कैसिन को पैरा कैसिन में बदलता था। अब ये जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये रेनिन बनना बंद हो जाता है। तो मुख्य रूप से दो चीज़ें होती है, एक HCl और दूसरी पेप्सिन। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आमाशय में जब HCl अम्ल बनता है तो HCl अम्ल की वजह से आमाशय की जो आंतरिक दीवार है वो जल सकती है। इसको जलने से बचाने के लिए आमाशय में एक और संरचना पाई जाती है, इसको कहा जाता है म्यूकस। इसको कहा जाता है म्यूकस। चिपचिपा और येलो कलर का पदार्थ होता है। ये क्या करता है, आमाशय की आंतरिक भित्ति पर चिपका हुआ होता है और आमाशय को बचाता है HCl से। अच्छा, HCl का क्या काम होता है? HCl का मुख्य काम होता है भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। पहला काम ये होता है। दूसरा काम होता है सूक्ष्म बैक्टीरिया यदि भोजन के साथ प्रवेश कर जाते हैं तो आमाशय में उनको खत्म कर देना। ये हो गया आमाशय। अब यहाँ हम डायग्राम में साफ साफ देख पा रहे हैं कि आमाशय के बाद जो भोजन है वो कहाँ जाता है। तो कहाँ जाता है, देखिए आमाशय के बाद में भोजन गति करता है यहाँ से। देखिए यहाँ से भोजन आएगा, यूँ गति करेगा और यहाँ से होता हुआ यहाँ ये अवरोधनी होती है। अवरोधनी के बाद में यहाँ से देखिए इसके नीचे से होता हुआ छोटी आंत में प्रवेश करेगा। ठीक है, छोटी आंत में प्रवेश करते लास्ट में ये पॉइंट देखिए यहाँ जुड़ा हुआ, और यहाँ से ये भोजन कहाँ चला जाएगा, बड़ी आंत में चला जाएगा। बड़ी आंत में जाने के बाद में ऐसे घूमते फिरते यहाँ ये है आपके गुद्दा द्वार, और गुद्दा द्वार द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब इसमें कुछ विशेषताएं उनको भी समझ लेते हैं। आमाशय के बाद में जब भोजन यहाँ से गति करता हुआ यहाँ आता है तो ये इसको कहा जाता है शुद्रांत। देखिए लिखा हुआ शुद्रांत, और शुद्रांत को ही कहा जाता है छोटी आंत। ये 7 मीटर लंबी होती है लेकिन नाम इसका छोटी आंत है। क्यों? क्योंकि इसकी मोटाई कम होती है, ये पतली होती है। यहाँ शुद्रांत में जो है ना भोजन का सबसे ज़्यादा क्या होता है, पाचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखनी है। शुद्रांत में भोजन का सबसे ज़्यादा पाचन होता है और भोजन से जो पौष्टिक पदार्थ बनेंगे उन पौष्टिक पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है। ये आपको विशेष बात ध्यान रखनी है कि इसमें छोटी आंत में, शुद्रांत में। उसके बाद में भोजन जैसे ही बड़ी आंत में प्रवेश करेगा तो बड़ी आंत में भोजन में जितना भी जल है, देखिए इसको बड़ी आंत को क्या कहा जाता है, वृद्धांत्र। ठीक है, कोलोन। इसमें जितना भी जल है तो जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है, बड़ी आंत के द्वारा होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या है, देखो आप खुद देखोगे कि बड़ी आंत के जस्ट पास में एक अंगुली जैसी संरचना बनी हुई है। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये यहाँ देखिए, ये दिख रही है आपको। तो बड़ी आंत के नीचे एक छोटी सी अंगुली नुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसे परिशेषिका कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम है अपेंडिक्स। इस अपेंडिक्स में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते थे। जब हम घास फूस का भोजन के रूप में ग्रहण करते थे तो ये सूक्ष्म जीव इसके अंदर घास फूस को पचाने का कार्य करते थे। लेकिन अब हम घास फूस वगैरह नहीं खाते हैं तो यहाँ पर उपस्थित ये बैक्टीरिया और ये जो परिशेषिका ये काम नहीं करती। इस वजह से ये हमारे शरीर में शेष अंग है, बिना काम का अंग है, इसलिए इसका नाम है परिशेषिका।
ठीक है। तो यहाँ से भोजन बड़ी आंत से होता हुआ यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है, यहाँ पर दो पाचन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथियाँ पाई जाती है। एक तो ये देखिए, मैं जहाँ निशान लगा रहा हूँ, ये ग्रंथि जो वाइट कलर की दिख रही है, इसका नाम क्या है? अग्नाशय ग्रंथि। इससे बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, और इससे निकलने वाले एंजाइम कहाँ जाएंगे? छोटी आंत में जाएंगे। एक यहाँ पर आप ग्रंथि देख पा रहे हैं, ये वाली, इसका नाम है यकृत। इसका नाम है यकृत। और यकृत के अंदर यहाँ देखिए छोटी सी गुब्बारेनुमा संरचना, इसको कहते हैं पित्ताशय, जिसमें पित्त रस का भंडारण होता है। और पित्त रस जो है वसा का पायशीकरण करता है, यानी वसा जो भोजन में आती है उसका क्या करता है? पायशीकरण करता है, अर्थात उसको पचाता है। और यहाँ से एक छोटी सी नली जुड़ी हुई, नली द्वारा ये इसमें आ जाता है छोटी आंत में, जिसे कहा जाता है पित्त नली। तो ये कंप्लीटली हमारा हो जाता है पाचन तंत्र। तो ये अच्छे से अपनी कॉपी में डायग्राम भी बना सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ और अंगों के बारे में। उसके बाद में आता है आमाशय। तो आमाशय की संरचना समझ लेते हैं। देखिए, आमाशय में मैंने आपको कहा था कि इसमें मुख्य रूप से 3 पदार्थ पाए जाते हैं। पहला पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा श्लेष्मा। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम होता है पहले तो अम्लीय माध्यम तैयार करना, ठीक है। अम्लीय माध्यम होगा तो ही पेप्सिन क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है, और सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। श्लेष्मा का काम होता है आमाशय के आंतरिक स्तर की रक्षा करना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आती है छोटी आंत। देखिए, क्षुद्रांत्र, इसी को कहा जाता है छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। अब छोटी आंत जो मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन 3 प्रकार के पदार्थों को क्या करती है? पाचन करती है। इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट बदल जाता है ग्लूकोज में, वसा बदल जाती है वसीय अम्ल में, और प्रोटीन बदल जाता है एमिनो अम्ल में। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ यकृत से और अग्नाशय से रस भी आते हैं, वो भी किसके अंदर आते हैं? छोटी आंत में आते हैं। तो यकृत से पित्त रस निकलता है, और पित्त रस को पित्त लवण कहा जाता है। ये पित्त लवण क्या करेगा? ये वसा को वसीय अम्ल में बदल देगा, वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है, और इस क्रिया को कहा जाता है पायसीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पायसीकरण कहा जाता है। इसके अलावा अग्नाशय से भी बहुत सारे एंजाइम निकालते हैं, जिन्हें कहा जाता है अग्नाशयी रस, जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। अग्नाशय रसों में देखा जाए तो एक होता है एमिलेज एंजाइम, दूसरा होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, और तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम। ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। वसा क्या, लाइपेज क्या करेगा? वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। और एमिलेज आप जानते हो लार में पाया जाता था, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। इसके अलावा हमारी इस आंत के अंदर, जैसे ये आंत है तो आंत की संरचना आपको ऐसी दिखेगी, ऐसी, ठीक है, अंदर ऐसे उभार दिखेंगे, ठीक है, ये अंदर का भाग है, ये अंदर का भाग है। तो ये आंत के अंदर ये उभरे हुए भाग जो होते हैं ना, ये उभरे हुए भाग, इन उभरे हुए भागों को कहा जाता है दीर्घरोम, ठीक है। और दीर्घरोम क्या करता है? ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देता है, क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब ये एरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भोजन का अवशोषण भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीर्घरोम का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपको जवाब के रूप में कहना है कि ये भोजन के पौष्टिक पदार्थों के अवशोषण का सतही क्षेत्रफल क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। और लास्ट में आती है वृद्धांत्र, यानी कि बड़ी आंत, जिसको मैंने आपको बताया था ये जल का अवशोषण करती है, और वर्ज्य पदार्थ गुद्दा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। वर्ज्य पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ, बचा हुए पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो गया, पाचन तंत्र वाला। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे श्वसन तंत्र, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।